चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन निफ्टी ने 111 पॉइंट्स की तेजी यानी आधे प्रतिशत के जंप के साथ में क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक तेज था आज 300 पॉइंट्स के साथ में। मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म किया, स्मॉल कैप ने भी तेजी के साथ में क्लोज किया। मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स स्टिल गिरावट वाली साइड दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कुछ खास अच्छा नहीं था माहौल, कुछ लिमिटेड कंपनीज में, कुछ लिमिटेड सेक्टर में आज तेजी दिखाई दी है। सेक्टर्स को देखते हैं। फार्मा सेक्टर ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज ठीक है, ऑटो मेटल ये सब ठीक है, बैंक, एनर्जी, आईटी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया कुछ खास। मीडिया, रियल्टी और ये जो सरकारी बैंक, एफएमसीजी, ये भी कुछ खास आज नहीं चले। दोस्तों अब एक न्यूज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो बढ़ के हो चुका है 2.38% तक फरवरी में। और इसके पीछे का जो रीज़न है कि जो फ्यूल और जो पावर के प्राइसेस हैं वो कम हो तो रहे हैं बट इतने कुछ खास तेजी से कम नहीं हो रहे। तो ये जो इन्फ्लेशन है इसलिए आपको बढ़कर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या इम्पैक्ट होता है इसका, क्योंकि जितना मुझको आइडिया है आर्टिकल का जो टाइम देखा है मैंने वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग का दिख रहा है। तो देखते हैं कल इसमें क्या इम्पैक्ट होगा निफ्टी के अंदर। अब देखिए निफ्टी को देखते हैं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। नेगेटिवली अभी निफ्टी परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा वीकली चार्ट के ऊपर, और ट्रेंड अभी नीचे ही है जब तक ये रिवर्सल यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए दोनों चीज़ें हो सकती है कि यहाँ से एक रिवर्सल आके इस तरह की तेजी हम देख पाए, या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ पे रिवर्सल ना आके निफ्टी इस तरह से साइडवेज परफॉर्म करके उसके बाद रिवर्स करे। तो दोनों ही सिचुएशन अभी तक देखने को मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा डिटेल में देखें तो 1 घंटे का चार्ट अगर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँ तो निफ्टी की अभी जो रेंज बनी हुई है वो आपको दिखाई देगी यहाँ पे। और जो निफ्टी की 1 घंटे की रेंज है वो कुछ ऐसी है कि ये निफ्टी का सपोर्ट अभी बना हुआ है कुछ दिनों से, जो कि 22,350 के आसपास है। और यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर आप देखोगे तो रेसिस्टेंस आपको दिखाई देगा 22,580 के आसपास फिलहाल का। ठीक है, तो ये रेंज इसमें बनी हुई है। बाकी जो ऊपर जाने की क्षमता यहाँ पे रखता है निफ्टी वो 650 तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रेंज अभी निफ्टी में इसी रेंज के साथ में या इसी पैटर्न के साथ में जो ट्रेडर लोग अभी काम करें, ऊपर जब रेसिस्टेंस के आसपास होता है तो सेलिंग होती है, और नीचे जब सपोर्ट के आसपास होता है तो बाइंग होती है। ठीक है, ये कुछ दिनों का डेटा आपके सामने है। तो ये निफ्टी की अभी सिचुएशन है। अब देखिए दोस्तों आज के दिन कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मोस्टली जो फाइनेंस वाली कंपनीज है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 3 फाइनेंशियल कंपनीज को डिस्कस करते हैं। एक कंपनी न्यू कंपनी है, उसको भी देखते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ में उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमने देखे, मतलब आप भी देख पाओगे। देखिए जो फर्स्ट कंपनी मुथूट फाइनेंस 5% का जंप है, तो काफ़ी बड़ी तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया। और ये सिचुएशन आपको पता ही है कि यहाँ पे स्टॉक अंडर परफॉर्म करा था, काफ़ी नीचे था, आई थिंक 50% के साथ में गिरा हुआ था। और उसके बाद में 50-40% के आई थिंक साथ में स्टॉक नीचे था। और यहाँ पे गिरने के पीछे का रीज़न था एक तो मार्केट क्रैश होना रशिया यूक्रेन में। सेकंड, स्टॉक नहीं चल पा रहा था क्योंकि सेबी की तरफ से, सॉरी आरबीआई की तरफ से यहाँ पे बैन लगा हुआ था, कंपनी एडिशनल ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकती है टेम्परेरी बेसिस में। ठीक है, टेम्परेरी सिचुएशन होती है तो उसके बाद में तेजी आती है। बजाज फाइनेंस के ऊपर भी टेम्परेरी बैन लगा था, कोटक महिंद्रा के ऊपर भी टेम्परेरी बैन लगा था, उसके बाद में अच्छी कंपनीज होती तो बैन हटता है और पैसे बनते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसको यहाँ पे देखा होगा। एंड ये देखिए आप जब भी इस तरह से स्टॉक गिरता है, यहाँ पे साइडवेज परफॉर्म करता है, तो जब ब्रेकआउट होता है तो जो रेसिस्टेंस होता है वही सपोर्ट लेता है। उसके बाद में जब तेजी होती है तो वो एक अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं और अच्छी तेजी बनती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी तेजी देखें तो आई थिंक ये भी डबल है। यहाँ पे 2x हो चुका है स्टॉक, और नीचे से देखें तो यहाँ पे तो 2 गुना से भी ज़्यादा की तेजी हमने मुथूट फाइनेंस के अंदर देखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज होते थे मुथूट फाइनेंस और मन्नपुरम फाइनेंस के बीच में कि दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी है, क्योंकि ये जो स्टॉक प्राइस है इसको देख के काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं कि एक स्टॉक है 2200 रुपीज़ का और एक स्टॉक है 200 रुपीज़ का, तो कौन सा अच्छा है, ये 200 वाला लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम रिटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे 1200% के रिटर्न है, यहाँ पे 260% के रिटर्न है। और इसमें अगर मैं आपको वैल्यूएशन भी दिखाऊं तो जो मन्नपुरम फाइनेंस है उसकी वैल्यूएशन कम है मुथूट के कंपैरिजन में। लेकिन देखिए महंगे की वैल्यूएशन, जो महंगा होता है जिसकी वैल्यू अच्छी होती है उसको मार्केट वैल्यूएशन भी अच्छी देता है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हो। और ये वैल्यूएशन को कंपनी जस्टिफाई भी करती है। ठीक है, तो इसी वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। मुथूट फाइनेंस के 270% के रिटर्न है और मन्नपुरम के 100% के रिटर्न है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनीज को देखा जाता है। अब देखो रीज़न क्या है कंपनी के स्टॉक के अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे का, तो आप देखोगे तो 14 मार्च की न्यूज़ है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, और फिर छुट्टियां थी तो मंडे को मार्केट ओपन होता है और इस वजह से यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा। कंपनी ने अनाउंस किया था कि हमने क्रॉस कर दिया है
एक माइलस्टोन को, जो कि है 1 लाख करोड़ गोल्ड लोन एसेट अंडर मैनेजमेंट का, मार्च 13, 2025 में। तो AUM बढ़ेगा गोल्ड का, तो ऑब्वियस है कंपनी का फायदा बढ़ेगा और आगे चल के भी कंपनी अच्छा काम करेगी, अच्छे नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। और वैसे भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि Q4 में फाइनेंस को लेकर काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस अभी मार्केट कर रहा है कि फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। इसलिए वजह से आप देख रहे हैं कि बैंक्स के अंदर इतनी गिरावट नहीं है और जो बाकी क्वालिटी NBFCs है उनके भी स्टॉक्स अभी अच्छा ही कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल लेके चले तो 2% के आसपास की तेजी इसने दी है। काफ़ी लोगों के इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब पोर्टफोलियो के अंदर, ये टॉप होल्डिंग में भी हो सकता है, जिसकी वजह से अभी पोर्टफोलियो आपका संभला हुआ होगा। हो सकता है ज़्यादा पैसे नहीं बना के दिए, लेकिन अगर आपने यहाँ पे गिरावट के अंदर बाय एंड डिप किया होगा तो ठीक है। जहाँ पे लोगों के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहे हैं वहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट ऊपर गए होंगे और टॉप होल्डिंग में है, तो ऑब्वियसली फिर आपको काफ़ी अच्छा फायदा इसका मिला होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ब्रेकआउट इसमें मिल तो चुका है, लेकिन एक और ये जो साइडवेज अभी परफॉर्मेंस है इसको आउट करना बाकी है बड़ी तेजी के लिए। अगर इस तरीके की तेजी मिलती है तो ये भी 10 to 12% की हो सकती है, और अगर ये बड़ी पूरी तेजी मिलती है तो स्टॉक आराम से 30-40% ऊपर जा सकता है। अब ये इतना अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहा है दोस्तों? क्योंकि मार्केट को भी लग रहा है कि बहुत अच्छे नंबर्स इसमें आने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मार्च 12 को भी हमने डिस्कस किया था कि 172 करोड़ की बाइंग की है किसी इन्वेस्टर ने ब्लॉक डील के जरिए, और कितने स्टॉक्स लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2,07,130 स्टॉक्स को बाय किया 8,350 पर। अभी 8,500 की रेंज में स्टॉक आ चुका है, तो कितना प्रॉफिट इनको हुआ होगा जिसने भी ये ब्लॉक डील की होगी। तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी बहुत अच्छी थी कि Q4 में अच्छे नंबर्स हम देंगे, उसके बाद भी हम अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आपको दिखाएंगे, तो इसी वजह से कंपनी का स्टॉक अच्छा करा है। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, एक्सपेक्टेशंस बीट होती है, तो फिर इसको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जितना मतलब ये रुका हुआ था उतनी कसर ये पूरी कर देगा एक झटके में। ठीक है। अब जो नई कंपनी इसका नाम है इंडिया शेल्टर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और इसको आप भी अपनी स्टडी में शामिल करना। 5% की तेजी के साथ में स्टॉक ने अभी परफॉर्म किया। टेक्निकल्स आगे चल के देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी क्या काम करती है, कैसी कंपनी है। कंपनी 1998 में बनी थी, तो पुरानी कंपनी है, और हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है इसका। बिजनेस प्रोफाइल को देखें तो कंपनी फाइनेंस करती है परचेज और सेल्फ कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय फर्स्ट टाइम होम लोन टेकर थ्रू होम लोन्स, या तो होम लोन ले लो या फिर लोन ले लो हमसे अगेंस्ट प्रॉपर्टी LAP। तो जो भी फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, या तो वो खरीदते हैं बना बनाया घर, या फिर वो बनाते हैं कंस्ट्रक्शन से, उनको ये लोन देती है, या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। अब देखो अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम मॉर्गेज बोरोवर्स है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइमर्स जो होते हैं वो अपना सिबिल स्कोर अच्छा करने के लिए वैसे भी लोन्स को टाइमली दे देते हैं, और नहीं भी देते हैं तो आपको वो चीज़ें दिखती है NPA में कि कितना लोन इनका खराब हो सकता है, कितने पैसे डूब सकते हैं। तो NPA आगे चल के आप देखोगे वो भी काफ़ी अच्छा है। 99% की जो लोन्स है वो विमेन एप्लीकेंट है, तो आपको पता ही है विमेन एप्लीकेशन अगर हम लगाते हैं तो थोड़े से पैसे बचते हैं रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ों के अंदर। बाकी आप ये पढ़ सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं यहाँ पे लोन्स लेने वाले, तो ऑब्वियस उनके तरफ से पैसे आने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं जो जॉब करते हैं उनके कंपैरिजन में। अब देखिए फाइनेंशियल रेशियो बहुत अच्छे हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो GNPA 1% का है। जब भी इस तरह के लोन्स होते हैं, नई कंपनीज होती है, 7-8 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप होता है, आगे चल के मार्केट कैप आप देखोगे तो वैल्यूएशन, सॉरी, GNPA और NPA जो है ना वो ज़्यादा होता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक उसको देखो, या फिर बाकी और भी NBFCs है उनके NPA अभी इतने कुछ खास अच्छे नहीं है। नेट NPA देखे तो यहाँ पे 1% से भी नीचे है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखे तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अच्छे रेशियोज हमने यहाँ पे देखे, तो इसी वजह से जो मार्केट कैप है इसका 8,700 करोड़ का हो चुका है, और वैल्यूएशन इसको मार्केट ने अच्छी दे दी, क्योंकि 10, 12, 15 का भी पी मिलता है इन कंपनीज को, जो नई कंपनीज होती है जिनमें रेशियोज अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे 25 का पी मिल रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ कैसी है। तो 87 करोड़ का प्रॉफिट था, उसको बढ़कर 128 करोड़ का किया, 155 करोड़ का किया, 250, 347। तो एक तो आपको दिखाई देगी कंसिस्टेंसी, सेकंड आपको परसेंटेज ऑफ ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपाउंड प्रॉफिट 50% के साथ में 40% के साथ में बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी है। सेकंड अगर आप देखोगे ना मोटा मोटी, तो फाइनेंशियल्स के बाद में होल्डिंग्स को देखें तो FIs ने होल्डिंग्स इंक्रीज की है। दूर से देखें यहाँ तक का डेटा देखें तो 5% की होल्डिंग बढ़ के 6% हो गई है। DI की 16% की होल्डिंग बढ़ के 20% की हो चुकी है। पब्लिक की 30% की होल्डिंग घट के 25% की हो चुकी है। तो अल्टीमेटली पब्लिक से लिया, FIs और DIs ने खरीदा। प्रोमोटर ने कुछ खास अनचेंज मतलब चेंजेस यहाँ पे नहीं करे। FIs ने तो इस क्वार्टर में भी यहाँ पे बाइंग की है। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा।
और अभी तो स्टॉक अपनी प्रॉफिट बुकिंग वाली रेंज में है, ठीक है। बायर्स अभी ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ठीक है, अपनी उसमें रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंस, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस। अगर ऐसे स्विंग निकल जाते हैं तो कितने प्रॉफिट आता है? प्रीवियस 2 स्विंग्स को देखते हैं अपन। यहाँ पे 48% का जंप मिला, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे 40% का। तो कम नहीं होते हैं ये भी। काफ़ी लोग स्विंग निकालते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से भी काम करते हैं। तो इसको भी देखा जा सकता है, काफ़ी अच्छी कंपनी है अगर आपको स्मॉल कैप के अंदर कुछ फाइनेंस कंपनी को जगह देनी है अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल का वीडियो आप देख लेना, यहाँ पे 2 कंपनीज की हिस्ट्री मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि क्यों हिस्ट्री देखते हैं और किन कंपनीज की हिस्ट्री आपको देखनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं दिखता है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट के अंदर। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।